हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे मास्टर डिग्री सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एमएसओ 001 के खंड 1 में इकाई 1 सामाजिक सिद्धांत एवं इसका संदर्भ, जिसमें आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं कामटे एवं ज्ञानोदय। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम का न किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, कामटे एवं ज्ञानोदय। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कामटे की समाजशास्त्र में अग्रणी भूमिका है और उन्होंने जो समाजशास्त्र शब्द प्रतिपादित किया उसमें फ्रांसीसी क्रांति और ज्ञानोदय पर प्रतिक्रिया एवं उसका आंशिक विश्लेषण है। इस तरह कामटे की प्रत्यक्षवाद की विचारधारा ऐसे बिंदु पर लक्षित थी जो उनके विचार में ज्ञानोदय के कुप्रभावों का प्रतिकार थी। उनका निजी उपगम डी बोनाल्ड जैसे विविध प्रति क्रांतिकारी विचारकों से प्रभावित था। हालांकि कामटे इन प्रति क्रांतिकारियों से भिन्न थे और उन्होंने मध्य युग की ओर वापिस रुख करने के इस बात को खंडन किया, क्योंकि विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली थी कि ऐसा होना संभव नहीं था। दूसरी तरफ उन्होंने उस समय के किसी अन्य विचारक की तुलना में उत्कृष्ट सैद्धांतिक पद्धति को विकसित किया, साथ ही विश्व की छवि प्रदान करता है। इस तरह द्वंदात्मक प्रकर्मों के विशेष महत्व पर जोर देता है और जिसमें द्वंद की सिद्धांत भी शामिल है। इस तरह विश्व का विचार या छवि भी गतिशील है, जबकि मार्क्स ने सिर्फ विचारों पर लागू संकल्पना के रूप में इसे छोड़ने के बजाय द्वंदात्मक प्रकर्मों के मूल्य को स्वीकार किया, जिसे अर्थशास्त्र के अध्ययन में लागू करना चाहता था। इसके अलावा हेगल का आशीर्वाद ने भौतिक जगत की बजाय मस्तिष्क एवं विचारों पर जोर दिया, जिसका अर्थ यह है कि मस्तिष्क जो महत्वपूर्ण है और सिर्फ मस्तिष्क एवं चित्त का ही अस्तित्व है। यह निश्चित रूप से एक उग्र स्थिति है और फरबैक ने इसे यह कहकर सुधारने की कोशिश की कि हेगल चेतना एवं संस्कृति पर जरूरत से अधिक बल दिया गया। हेगल की समीक्षा करते करते फरबैक ने इस ओर इशारा किया कि यह समाज है जिसने ईश्वर को साकार किया है और उसे अपने अपने से उच्च एक पवित्र दर्जा दिया है। ऐसा करने में उसे स्वयं को ईश्वर से पृथक दूर कर लिया, किंतु फिर भी ईश्वर को विविध दिव्य लक्षणों से युक्त कर दिया। हालांकि मार्क्स हेगल एवं फरबैक के नजरिए के प्रति जागरूक थे, वह इन सिद्धांतों के आलोचक मार्क्स के लिए हर चीज को मस्तिष्क एवं प्रकर्मों की बजाय भौतिक आधार तक घटाया जा सकता है। मार्क्स के लिए पूंजीवाद ऐसी समस्या थी जिसने अलगाववाद, ध्रुवीकरण एवं क्रांति जैसी संकल्पनाओं की उत्पत्ति हुई, और मार्क्स के लिए श्रमजीवियों द्वारा की जाने वाली क्रांति इस बुराई की समाधान थी। मार्क्स के उपागम ने उसे रिकॉर्ड एवं स्मिथ के कार्यों की ओर अग्रसर किया, जो राजनीतिक अर्थशास्त्रियों का प्रयोग करते हैं, और वे यही अध्ययन करते थे जिन्होंने मार्क्स के उपागम को अंतिम रूप दिया और जिसने इस ओर इशारा किया कि पूंजीवादी श्रमिकों का हक मारकर या उनका शोषण करके लाभ कमाते थे। इस तरह अधिशेष मूल्य शोषण का मूल्य आधार था और पूंजीवादी व्यवस्था का जड़ थी। दरअसल पूंजीवादी व्यवस्था की तीव्र वृद्धि ने आर्थिक व्यवस्था में पुनः निवेश के लिए पर्याप्त दीर्घकाल मुनाफों को गलत ढंग से स्थानांतरित किया। मार्क्स के समाजशास्त्र ने बहुत सी आलोचनाओं को जन्म दिया और बहुत से विचारकों ने इस किस्म की सक्रियतावादी अभिविन्यास की ओर ध्यान केंद्रित किया, जो उसके उपागम का हिस्सा था। कुछ ऐसे अन्य कारण भी थे जिन्होंने मार्क्स के द्वंदात्मक भौतिकवाद को निस्तेज किया, लेकिन उसका सैद्धांतिक पहलू अन्य समाजशास्त्रियों एवं विचारकों के लिए कठिनाई का मुख्य क्षेत्र था। ऐसे आमूल उपागम को रूढ़िवादी समाजशास्त्रियों द्वारा सराहना नहीं मिली, जो न केवल ज्ञानोदय या औद्योगिक क्रांति द्वारा उत्पन्न विघटन बल्कि सामाजिक ढांचे में अराजकता से घृणा करते थे। बजाय इसके मार्क्स ने अपने अध्ययनों के माध्यम से द्वेष एवं आक्रामकता को बढ़ावा दे रहा था, जिस पर मार्क्स का मानना था कि इससे वर्ग ध्रुवीकरण पैदा होगा और शोषित श्रमजीवी प्रचंडता से पूंजीवादी वर्ग को उनकी फैक्ट्रियों, उद्योगों,
बैंकों आदि से विहीन कर देगा, जिसके बाद सामाजिक सद्भावना का समय शुरू होगा, जिसमें उत्पादन के साधनों पर समाज या समुदाय का स्वामित्व होगा, जिससे धनी वर्ग द्वारा निर्धन वर्ग के शोषण का अंत होगा। ऐसा संक्षिप्त नक्शा ऐसे मूल उपगम को दर्शाता है जिसमें मार्क्स शोषित श्रमजीवियों द्वारा शोषणकारी पूंजीवादियों को समाप्त करने की ओर प्रवृत्त था। मार्क्स का जोर इसलिए पूंजीवाद की शोषण या उत्पीड़क प्रकृति पर था। उसने सैद्धांतिक विश्लेषण का लक्ष्य पूंजी के इस पहलू को उखाड़ फेंकना था। मार्क्स के विचार के अनुसार इसका अर्थ पूंजीवाद का हिंसात्मक एवं खूनी में व्यक्तियों के लिए बाह्य एवं औपीड़क है। ऐसे अध्ययन का अन्य समाजशास्त्रियों पर विशेष प्रभाव पड़ा। उन्होंने सुसाइड के अपने अध्ययन में इस उपागम की उपयोगिता को दर्शाया है, जिसमें उसने दिखाया है कि किस प्रकार सामाजिक शक्तियों का समाज के भीतर रहने वाले व्यक्तियों एवं उनके कार्यों पर प्रभाव पड़ता है। हालांकि उसका जोर व्यक्ति विशेष पर नहीं था, बल्कि ऐसे छिपे पीछे सामाजिक कारणों पर था। वह भिन्न सामाजिक श्रेणियों एवं समूहों में आत्महत्या की दर में पाए जाने वाले अंतर का अध्ययन करने के लिए काफी उत्सुक थे। दुर्खाइम के अनुसार यह सामाजिक तथ्यों के भीतर की असमानता थी, जिसने विविध समूहों में आत्महत्या की विविध दरों को स्पष्ट किया। दुर्खाइम के अनुसार सामाजिक तथ्य दो किस्म के थे, पहला भौतिक और दूसरा अभौतिक। भौतिक तथ्य गैर भौतिक तथ्यों से भिन्न होते हैं और दुर्खाइम ने अपने अधिकांश कार्यों में गैर भौतिक तथ्यों पर ध्यान केंद्रित किया। एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ में दुर्खाइम ने आदिम समाज का अध्ययन किया ताकि वह आदिम रूप में धार्मिक पहचान कर सके। ऐसा करने में शोध आधुनिक जगत में धर्म पर भी कुछ रोशनी डालेगा। दुर्खाइम के लिए समाज खुद धर्म का आधार है। इस अंतर्दृष्टि से जहां तक समाज का संबंध है, दुर्खाइम के लिए यह यथापूर्व स्थिति थी, क्योंकि समाज ईश्वर की तरह पवित्र है और इसे उल्टा नहीं जा सकता, केवल सुधारा ही जा सकता है। दुर्खाइम के इस कार्य ने सुनिश्चित किया कि समाजशास्त्र ने 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में अपनी जगह बना ली थी। दुर्खाइम ने 1898 में एक बौद्धिक जर्नल ला आनी सोशलिक शुरू किया, जो कि अन्य विचारधाराओं एवं शैक्षिक क्षेत्र में दुर्खाइम द्वारा प्रतिपादित समाजशास्त्र को उन्नत करने में काफी सफल हुआ। इस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति का संदर्भ औद्योगिकरण का उदय दुर्खाइम के समाज विश्लेषण को रूपरेखा देने में एक शैक्षिक प्रतिक्रिया था। दुर्खाइम के बाद उनके ऐसे विद्यार्थी एवं समर्थक थे जिन्होंने इस कार्य को आगे जारी रखा। इस तरह दुर्खाइम एवं उसके समर्थकों ने समाजशास्त्र को विकसित किया और फ्रांस में एक विशिष्ट विषय शुरू में इसे विस्तृत रूप से मान्यता प्राप्त होनी शुरू हो गई। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने सामाजिक सिद्धांत एवं इसका संदर्भ में कांटे एवं ज्ञानोदय के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।